सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, दैट मीन्स टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म के बारे में। तो अर्थ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जिससे हमें अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में पता चला। एग्जाम्पल, जैसे हम जब मैग्नेटिक नीडल को जब हम फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं तो वो हमेशा अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ की तरफ ही पॉइंट करती है। यदि हम उसे डिफ्लेक्ट भी करेंगे तब भी वो अर्थ के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आकर रुकेगी। ओके, इसके अलावा भी देखा गया कि यदि हम कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स को अर्थ के अंदर दबा देते हैं तो कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम्स उसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। इसके अलावा हमें न्यूट्रल्स पॉइंट के बारे में पता चला जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, अब्सेंट होती है। तो इन सभी चीज़ों से अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है, अर्थ के मैग्नेटिज्म के पीछे इसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो कुछ साइंटिस्ट, अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग बातें की। जैसे एग्जाम्पल, कुछ ने बोला हो सकता है कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट दबा हुआ है। ठीक है, मगर ये पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि अर्थ के अंदर यदि हम कोर की बात करें तो वहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि किसी भी मैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर उसका मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये तो ज़्यादा एक्सेप्टेबल थी नहीं। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट ने बात की कि हो सकता है कि भाई हमारे पास जो अर्थ में कोर है वहाँ पर जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे लिक्विड स्टेट में हैं। ठीक है, और यदि लिक्विड स्टेट में है, मोल्टन स्टेट में है, तो उसके पास आयंस होंगे। क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है तो ये आयंस भी रोटेट करेंगे एंड द मोशन ऑफ आयंस प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, एंड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी हो सकता है कि ये अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है इन्हीं आयंस के कारण है। और इसका प्रूफ भी मिलता है हमें। जैसे हम मून की बात करें तो मून के अंदर कोई कोर नहीं है, वहाँ पे किसी तरीके से कोई भी जो मेटल है वो लिक्विड स्टेट में नहीं है, वहाँ पर आयंस नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। इस तरीके से हमें मून पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलती है। तो इससे इसकी संभावना और बढ़ जाती है कि हो सकता है कि जो अर्थ के मैग्नेटिज्म का रीजन यही हो। इसके अलावा यदि हम और भी रीज़न की बात करें तो जैसे हम अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, जो तो टॉप मोस्ट एटमॉस्फेयर होता है जिसे हम आयोनोस्फीयर बोलते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जो वहाँ की जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है, सनलाइट इंसिडेंट होती है जिसके कारण उस पार्टिकल से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर चला जाता है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकला उस पार्टिकल के ऊपर, उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इस तरीके से वहाँ की सारी एयर जो है वो आयोनाइज हो जाती है, इसलिए हम उस लेयर को क्या बोलते हैं, आयोनाइज लेयर या आयोनोस्फीयर। ठीक है, अब क्योंकि वो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ड्यू टू दिस आयंस इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। ओके, तो ये सारे रीजन थे अर्थ के मैग्नेटिज्म के। अभी भी इसमें कंप्लीट स्टडी नहीं हुई है। अर्थ के मैग्नेटिज्म को समझने के लिए हम पहले अर्थ के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल, एंड द लाइन ज्वाइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल आर कॉल्ड जियोग्राफिकल एक्सिस। तो इस लाइन को हम क्या बोलने वाले हैं, जियोग्राफिकल एक्सिस। और ये सीधा पूरा वर्टिकल नहीं है, ये थोड़ी सी टिल्टेड है। यदि देखा जाए तो ये जो है अपनी एक्सिस से, उसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये ब्लू वाली लाइन है, इस तरीके से रोटेट कर रही है। तो इस एक्सिस से वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है। ओके, अर्थ के मैग्नेटिज्म को समझने के लिए हमने मैग्नेटिक लाइंस का कॉन्सेप्ट लिया और यहाँ पर देखा गया कि ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं ये साउथ पोल से निकलकर नॉर्थ पोल की तरफ जा रही हैं। इस तरीके से साउथ पोल से निकल रही हैं और नॉर्थ पोल की तरफ जा रही हैं। तो ये बड़ी अजीब बात हुई क्योंकि हम लोगों ने देखा है द मैग्नेटिक लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड इनटू द साउथ, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक लाइंस साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जा रही है। तो ऐसा सोचा गया कि हो सकता है कि अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है उसका जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ हो और अर्थ के जो मैग्नेट का साउथ पोल है वो अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ हो। और ऐसा ही हुआ, तभी तो मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। अब यदि हम देखें तो मैग्नेटिक लाइन इस नॉर्थ से निकलकर इस साउथ की तरफ जा रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमें दो पोल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा।
एक ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल एंड सेकेंड द अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करें कि यदि अर्थ का हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं तो वहां पर अर्थ के मैग्नेटिज्म का साउथ पोल होगा, और जहां पर हम लोग अर्थ के मैग्नेट की साउथ पोल की बात कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल साउथ पोल की बात कर रहे हैं, वहां पर अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो इस डायग्राम को थोड़ा मैं एक बार अच्छे से बना। तो हम लोगों ने बात की अभी ज्योग्राफिकल एक्सिस की। द लाइन जॉइनिंग द ज्योग्राफिकल पोल्स ऑफ अ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल एक्सिस। ठीक है, और ये भी हमने देखा कि थोड़ा सा टिल्टेड है, लगभग 23.5 डिग्री। फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि जो यदि हम अज्यूम करें कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट रखा हुआ है, एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, तो जिस जगह पर अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वहां पर अर्थ के मैग्नेट का साउथ, और जहां पर अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ है वहां पर अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ है। ठीक है, और यदि हम इसको आगे बढ़ाएं तो ये जो पॉइंट मिलते हैं हमें से बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ एंड अर्थ मैग्नेटिक साउथ। ओके, तो ये भी देख रहे हैं हम लोग कि जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो एक ही जगह पर नहीं है, वो भी अलग अलग जगह पर है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस की। द लाइन जॉइनिंग द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, ये दोनों नॉर्थ पोल भी एक ही जगह पर नहीं है, इनके बीच में एंगल है अप्रोक्सीमेटली 11.3 डिग्री, इतना एंगल होता है ये। ठीक है, सो ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में कितना डिफरेंस है? 11.3 डिग्री का एक्सिस है। उसके बाद हम कुछ और डेफिनेशन देखेंगे। ज्योग्राफिकल मेरिडियन, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू अ ज्योग्राफिकल एक्सिस, इस एक्सिस से जो प्लेन जा रहा है, ठीक है, दैट वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। उसी तरीके से अर्थ मैग्नेटिक मेरिडियन, यदि हम इस मैग्नेटिक एक्सिस को देखें और इस मैग्नेटिक एक्सिस से एक प्लेन को अज्यूम करें, ठीक है, जैसे ये एक्सिस है उसमें से एक प्लेन जा रहा है, मतलब यदि हम यहाँ से अर्थ को काट सकते तो जो प्लेन बनता उसे हम क्या बोलते? अर्थ मैग्नेटिक मेरिडियन। सो द नेक्स्ट इज ज्योग्राफिकल इक्वेटर, द ग्रेट सर्कल विच इज परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिकल एक्सिस। मतलब यहाँ पर कई सारे सर्कल्स हम बना सकते हैं मगर सबसे बड़ा सर्कल उसके सेंटर पे बनेगा। सो द ग्रेट सर्कल विच आर परपेंडिकुलर टू अ ज्योग्राफिकल एक्सिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल इक्वेटर। उसी तरीके से अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर, द ग्रेट सर्कल विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ आर कॉल्ड अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर। इस टाइप से एक इक्वेटर अर्थ की मैग्नेट का भी होगा। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में बात की। अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो अर्थ की मैग्नेटिज्म को डिस्क्राइब करते हैं। There are 3 elements which describe the magnetism of Earth completely. What is the element of Earth magnetism? Those physical quantities which describe the magnetic field of Earth or describe the intensity of magnetic field of Earth are called elements of Earth magnetism. ठीक है, so there are 3 elements: angle of declination denoted by theta, angle of dip denoted by del, and horizontal component of earth magnetic field denoted by h. यदि हम लोग यहाँ पर अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस की बात करेंगे तो ये अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस होगी। ठीक है, फिर हम पहले बात करते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एट अ प्लेस इज अ एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस एट अ प्लेस। मतलब यदि हम हर एक प्लेस के लिए, हर एक जगह के लिए अलग अलग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन फाइंड करेंगे। जैसे एग्जांपल, इस जगह पर यदि कोई प्लेस होता तो यहाँ पर हम ज्योग्राफिकल एक्सिस कैसे बनाते? इस तरीके से ये ज्योग्राफिकल एक्सिस होती। ठीक है, सो द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस एट दैट प्लेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। मतलब ये जो जगह है, ये जो भी प्लेस है, ये मैग्नेटिक एक्सिस से कितना डिक्लाइन है, कितना नीचे है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। यदि कोई प्लेस यहाँ पर होता, ठीक है, तो हम यहाँ पर मैग्नेटिक एक्सिस, तो यहाँ पर हम ज्योग्राफिकल एक्सिस कैसे बनाते? ये होती ज्योग्राफिकल एक्सिस। ठीक है, देन द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड द मैग्नेटिक एक्सिस आर कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, तो दिस वन इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब बात करेंगे हम लोग एंगल ऑफ डिप की।
तो हम लोगों ने देखा है द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ अर्थ स्टार्ट फ्रॉम साउथ, ज्योग्राफिकल साउथ टू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ओके, उसी तरीके से इस तरफ भी बना सकते हैं हम लोग कई बार, दिस बनिए। समझ में आया सभी को? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जहां पर अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ है वहां पर अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ है। ओके, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप? यदि हम एक मैग्नेटिक नीडल ने जो इस तरीके से वर्टिकली मूव कर सकती है, वर्टिकल नीडल हॉरिजॉन्टल तो मूव करती है, मगर यदि हम एक स्पेशल टाइप की नीडल लें जो वर्टिकल भी मूव कर सकती है, तो हम क्या देखते हैं कि हर जगह पर जो वर्टिकल नीडल होती है वो ऐसा हॉरिजॉन्टल नहीं रुकेगी, या तो वो कुछ ऐसा ऊपर रहेगी या फिर नीचे रहेगी। तो ये जो वर्टिकल नीडल हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, और ये डिपेंड करेगा इस मैग्नेटिक लाइंस पर। जैसे मैग्नेटिक लाइंस यदि हम यहाँ पर ड्रॉ करें, यदि एक मैग्नेटिक लाइंस और भी मैं ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से यहाँ पर, तो इस जगह पर देखें मैग्नेटिक लाइंस क्या बताती है? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो यदि मैं इस जगह पर देखूं तो यहाँ पर यदि इस मैग्नेटिक नीडल को रखता हूं तो वो इस डायरेक्शन में होगी। यदि यहाँ पर हम मैग्नेटिक नीडल को रखेंगे तो वो इस डायरेक्शन में आएगी, ये डायरेक्शन। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक नीडल ये जो अर्थ सरफेस के साथ जो एंगल बना रही है उसी को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप। ठीक है, मतलब वर्टिकल नीडल या तो कभी ऐसे रुकेगी तो ये एंगल हो गया, यदि ऐसे रुकी तो ये एंगल हो गया। ठीक है, सो व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप? एंगल ऑफ डिप इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद द सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। यदि हम इक्वेटर की बात करेंगे या पहले हम पोल्स की बात कर रहे हैं, तो यदि यहाँ पर हम मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं तो हम क्या देखते हैं, वो पूरी की पूरी ऐसा वर्टिकल हो जाती है। ठीक है, तो यदि हम देखें यदि मैग्नेटिक नीडल ऐसी है और वो अर्थ के सरफेस के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगी? 90। इसका मतलब एंगल ऑफ डिप पोल्स पर कितना होता है? 90 होता है। एट पोल्स द एंगल ऑफ डिप इज 90। और यदि हम इक्वेटर की बात करेंगे, यदि ये इक्वेटर है, मान लीजिए ये इक्वेटर है, यहाँ पर देखें ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये पूरी हॉरिजॉन्टल हो जाती है, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक लाइंस के डायरेक्शन में होगी, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल होता है? यहाँ पर 0 होता है। इसका मतलब 98 पोल्स एंड 0 एट इक्वेटर। ठीक है, एंड बाकी प्लेस पर अलग अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखें यहाँ पर ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है? ये है डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, द टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस और इसके साथ जो एंगल बना इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप। अब इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इस इंटेंसिटी के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें ज़्यादा इफेक्ट करता है, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं। ठीक है, सो देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म विच डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, एंड इन द नेक्स्ट वी हैव टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन दिस 3 quantities, 3 elements. Okay, so in the next we have to derive the relation between total intensity of earth magnetic field, its horizontal component, vertical component and angle of dip। इन सभी में हमें रिलेशन बताना है। ठीक है, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक मैग्नेटिक नीडल है जो वर्टिकली भी मूव कर सकते हैं और उसे हमने फ्रीली सस्पेंडेड किया हुआ है। अब ये नीडल कभी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं रुकेगी, केवल कहाँ पे रुकती होगी? इक्वेटर पर। तो ये वर्टिकल नीडल मान लेते हैं हम लोग इस तरीके से रुकी हुई है। ठीक है, अब इसका टोटल इंटेंसिटी नॉर्थ साउथ, ये टोटल इंटेंसिटी की डायरेक्शन में आएगी हमेशा टोटल इंटेंसिटी, और इसने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया हुआ है ये जो एंगल होगा, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक नीडल विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। तो इसके हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, दिस वन इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आई कॉज ऑफ डेल and vertical component is I sin of del. Okay, so there are 2 components, V equals to I sin del and horizontal component I cos of del, equation first and equation second, divided equation first divided by equation second, so V upon H equals to tan del. Okay,
एंड स्क्वायरिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड एंड ऐड, दोनों इक्वेशन को यदि हम स्क्वायर करें और फिर ऐड करें, सो वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल आई स्क्वायर कॉज स्क्वायर डेल, आई स्क्वायर कॉमन निकालें, वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर sin square del and cos square del, and this is one is the identity whose value is 1. So what is I? I equals to under root v square plus h square. Equation third and equation fourth. So this one is a relation between I, v, h and del. ठीक है, अब इसमें हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी पोल्स पर एंगल ऑफ डिप कितना होता है, 90 होता है। पोल्स पर एंगल ऑफ डिप 90 होता है। 1090 मींस इन्फिनिटी। अब ये क्वांटिटी इन्फिनिटी कब हो सकती है, जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो, 0 हो। इसका मतलब क्या होगा, इक्वेटर पर जब एंगल ऑफ डिप 90 है, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 0, क्योंकि ये रेशो इन्फिनिटी कब हो सकता है, जब उसके डिनोमिनेटर में 0 हो, तब ये रेशो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 0। सो द फ्रॉम इक्वेशन 4 इफ h is 0 so I equals to v, so total intensity of earth magnetic field is equal to the vertical component। ठीक है, उसी तरीके से यदि हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप कितना होगा, 0 होगा, और ये tan 0 कितना होता है, 0 होता है। ये क्वांटिटी कब 0 होगी, जब वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा। ठीक है, एंड यदि वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, दैट मीन्स द टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात की मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे न्यूट्रल पॉइंट्स की, और वहां पर फाइंड करेंगे द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।